बच्चों, हम लोगों ने अभी सेकेंड लॉ समझा, उससे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम समझा और उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस देखा। अब मैं आपके सामने एक बात कहता हूं कि आप मान लीजिए क्रिकेट खेल रहे हैं, यहां पर आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आपके हाथ में ये बैट है। ओहो, बैट थोड़ा सा तिरछा हो गया। ये बैट है, यहां से बॉल आई, अब बॉल आई और ये हिट करी। अब आप मुझे बताइए कि बॉल आई और टकराई, तब उस और टकरा के जब गई तो बैट और बॉल का कांटेक्ट तो हुआ होगा, बैट एंड बॉल का कांटेक्ट तो हुआ होगा। पर क्या बहुत देर के लिए? ऐसा तो नहीं होता कि बॉल आई, बैट पे चिपकी, फिर सोच रही है कि किधर जाऊं, इधर जाऊं, इधर जाऊं, और फिर 2 सेकंड बाद डिसाइड किया कि इधर चौका लगेगा तब जाऊंगी। ऐसा नहीं होता ना। होता क्या है कि देयर इज अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन फॉर विच दे आर इन कॉन्टैक्ट, यानी कि बैट और बॉल के बीच में बहुत कम देर का क्या होता है, कॉन्टैक्ट होता है। पर आप देखिए, बॉल पहले इस डायरेक्शन में आ रही थी और डेफिनेटली इसकी डायरेक्शन अपोजिट हो गई। तो यानी कि यहां पर चेंज इन मोमेंटम सिग्निफिकेंट हुआ है। बॉल के ऊपर लगने वाला फोर्स कम ड्यूरेशन का था, पर जो बॉल के मोमेंटम में चेंज हुआ वो सिग्निफिकेंट है। तो ऐसे फोर्सेस क्या होते हैं? कौन से ऐसे फोर्स होते हैं जो बहुत कम ड्यूरेशन के लिए होते हैं, लेकिन उनसे होने वाला चेंज इन मोमेंटम बहुत फाइनाइट होता है, यानी सिग्निफिकेंट होता है। तो बच्चों, स्टार्ट करेंगे ये आज के ही लेक्चर में। हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं सिद्धार्थ हरितश और आप देख रहे हो व्युत्पत्ति चैनल। हम कुछ फिजिक्स के और ऐसी इंटरेस्टिंग टर्म्स आज जानने जा रहे हैं। देखिए, आपने मान लीजिए बचपन में मम्मी के साथ अपने बाजार गए होंगे। बाजार में आपको बहुत कोई खूबसूरत सा खिलौना मिल गया, आप खिलौना देख रहे होते हो, आप जिद करने लगते हो, मम्मी मम्मी यही चाहिए, यही चाहिए, यही चाहिए। मम्मी आपकी परेशान हो जाती है। थोड़ी देर तक तो मामला चलता रहता है, चलता रहता है। आपके दिमाग में जो विचार है उनका मोमेंटम भी चलता रहता है, चलता रहता है। आखिर मम्मी जब ज़्यादा परेशान हो जाती है, सड़क पे एक खुआ के देती है। तो जो आपके गाल और मम्मी के हाथ के बीच का कांटेक्ट होता है बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, लेकिन आपके मन से सारे विचार उड़ जाते हैं तोते की तरह। तो कुछ फोर्सेस ऐसे नेचर में पाए जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आते हैं, बट उनका मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा होता है। ये फोर्सेस कम ड्यूरेशन के लिए आते हैं, पर इनका मैग्नीट्यूड जो होता है, फोर्स का मैग्नीट्यूड जो होता है बहुत लार्ज होता है। ऐसे फोर्सेस को हम इंपल्सिव फोर्स कहते हैं। those forces which comes into the action for a very short duration of time, those forces which come into the action for very short duration of time but has significant, but has a very large value of magnitude, these type of forces are called impulsive forces. What are the example of the impulsive forces? जैसे कि यहां पर आप देखें, ये नॉर्मल रिएक्शन टाइप्स को समझेंगे, मैं बताऊंगा और क्या होती है नॉर्मल रिएक्शन। देखिए, लेकिन थोड़ा सा यहां पर देख लेते हैं। नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन इज इंपल्सिव फोर्स, फ्रिक्शन इज इंपल्सिव फोर्स। टेंशन हर केस में इंपल्सिव नहीं रहती, कब होती है इंपल्सिव, कब नहीं होती है, आगे चैप्टर में जानेंगे। अभी के लिए इतना ही है। और साथ ही साथ अब जो है वो एक और बात जानेंगे, कौन से फोर्स इंपल्सिव नहीं होते। ग्रेविटेशनल फोर्स इंपल्सिव नहीं होता, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इंपल्सिव नहीं होता, आपका इलास्टिक फोर्स या कहूं स्प्रिंग फोर्स इंपल्सिव इन नेचर नहीं होता। इस तरीके के फोर्सेस इंपल्सिव नहीं होते। तो इंपल्सिव फोर्स की वजह से क्या होता है, ये फोर्सेस बहुत कम ड्यूरेशन के लिए आए, लेकिन इनका इफेक्ट, एवरेज इफेक्ट देखने के लिए हम क्या देख सकते हैं? हमें इनका एवरेज इफेक्ट देखने के लिए हम देख सकते हैं चेंज इन मोमेंटम। सो व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम? चेंज इन मोमेंटम को डिफाइन कर दिया गया और इसको बोला गया चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड इंपल्स। इट इज अ बारे में और जानते हैं क्या है इंपल्स, क्या है इंपल्सिव फोर्स। इंपल्सिव फोर्स का डिस्कशन आगे लेक्चर्स में करेंगे, अभी इंपल्स के बारे में जानते हैं। तो देखिए स्लाइड। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ क्या है, सेकेंड लॉ की बातचीत, द मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल चेंजेस इफ नेट फोर्स एक्ट्स ऑन द पार्टिकल। वेरी सिंपल बात, अगर कोई नेट फोर्स एक्ट कर रहा है पार्टिकल पे तो उसका मोमेंटम चेंज होगा। नोइंग द चेंज इन मोमेंटम कॉज्ड बाय अ फोर्स यूजफुल इन सम सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। मतलब हम अगर यूजफुल है कब है, जब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं, इसलिए काम में आती है। क्या काम में आती है जानेंगे सारी चीजें, ठीक है। तो अगर किसी बॉडी पर नेट फोर्स नॉन जीरो है, ठीक, व्हाट इज दिस? दिस इज द समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस, और वी कैन राइट इज एफ नेट, एफ नेट वेक्टर।
तो ये बराबर क्या होगा, द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द सिस्टम dp बाई dt, इसके बराबर होगा। या मैं कह सकता हूं dp वेक्टर इज इक्वल टू हो गया आपका f नेट dt। अब देखो अगर बेटा मुझे नेट चेंज इन मोमेंटम यानी कि डेल्टा पी देखना है तो कैसे देखूं, डेल्टा पी वेक्टर यानी कि पी फाइनल माइनस पी इनिशियल जानना है, तो बेटा इसका मुझे करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन जब करूंगा तो मैं लिमिट लाऊंगा पी इनिशियल से पी फाइनल, यानी कि इनिशियल मोमेंटम से फाइनल मोमेंटम। मान लो बॉल आई, यहां पर पी इनिशियल मोमेंटम जस्ट टकराने से पहले जो मोमेंटम था इनिशियल मोमेंटम था, टकराई, टकराने के बाद जब ये चली गई तो इसका ये फाइनल मोमेंटम है। जैसी टकराई उसके बाद जो मोमेंटम है, कोलिजन से जस्ट बिफोर का मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम, कोलिजन के जस्ट बाद का मोमेंटम फाइनल मोमेंटम है। तो हमने पी इनिशियल से पी फाइनल इंटीग्रेट कर दिया डीपी वेक्टर को, तो बेटा हमें क्या मिलेगा, यहां पर हमें मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी फॉर very short duration of time delta t and this time is known as the time for contact। कितनी देर के लिए ये बॉडीज कांटेक्ट में रहे वो टाइम होता है। तो ये है द चेंज इन मोमेंटम दैट इज p फाइनल और डेल्टा p वेक्टर इज इक्वल टू एफ डी टी। मैं अलग करके लिख दे रहा हूं, डेल्टा p वेक्टर इज इक्वल टू होता है बच्चे इंटीग्रेशन ऑफ f वेक्टर डी टी ओवर दी किस टाइम इंटरवल के, जिस टाइम इंटरवल के लिए बॉल और बैट कांटेक्ट में रहे थे। इन टोटल हम कह सकते हैं बच्चों द चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड इंपल्स। दिस इज कॉल्ड इंपल्स। तो इंपल्स को कैसे शो करते हैं, तो J से रिप्रेजेंट करते हैं, J इज इक्वल टू डेल्टा पी वेक्टर। J क्योंकि चेंज इन मोमेंटम है तो इसकी डायमेंशन और इसकी यूनिट वही होगी जो मोमेंटम की है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और J की डायरेक्शन मोमेंटम की डायरेक्शन में नहीं, चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन में होता है। याद रखिएगा J यानी कि इंपल्स की डायरेक्शन वो डायरेक्शन होती है जिस डायरेक्शन में मोमेंटम में चेंज हुआ होता है, ठीक। या मैं कहूं जो चेंज इन मोमेंटम है, अगर मैं आपसे कहूं देखिए P इनिशियल वेक्टर कुछ इस तरीके से था और P फाइनल वेक्टर इस तरीके से हो गया, मान लीजिए एक केस में, तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, P फाइनल माइनस का P इनिशियल। तो P फाइनल माइनस का P इनिशियल से देखें क्या होता है, तो वेक्टर सब्सट्रैक्शन लॉ का यूज करेंगे तो क्या आएगा, देखो बेटा P फाइनल को ऐसे ही रखा हमने, ये रहा P फाइनल और माइनस का P इनिशियल ऐसे लगा दिया, दैट इज माइनस P इनिशियल। तो इसका क्या हो रहा है, वेक्टर सब्सट्रैक्शन हो गया। तो डेल्टा पी वेक्टर ये आया एंड डेल्टा पी वेक्टर ही आपका इंपल्स है और इंपल्स की डायरेक्शन ये आई। तो ये किसी मोमेंटम की डायरेक्शन में नहीं है, चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन में है। ये है इंपल्स थ्योरम, ठीक। साथ ही साथ और समझते हैं बच्चों, तो कुल मिला के जे क्या बराबर होता है, पहले इन शॉर्ट देखो, डेल्टा पी और विच इज इक्वल टू एफ डी टी and for duration of time for which bodies are in contact, ठीक। या हमें जिस टाइम के अंदर चेंज इन मोमेंटम देखना है, डेफिनेट सी सिंपल सी बातचीत है ये। चलो भाई इतनी बातचीत समझ में आई मेरे को, इसे नोट कर लेते हैं हम लोग, नोट कर लीजिए फिर आगे की बातचीत करते हैं। अब बच्चों मुझे मालूम है फोर्स एंड टाइम ग्राफ दे रखा है, ये मेरा इस एक्सिस पे फोर्स एग्जिस्ट करता है और इस एक्सिस पे टाइम एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे टाइम है, यहाँ पर फोर्स है। इसके कुछ इस तरीके से ग्राफ दे रखा है, इस तरीके का ग्राफ दे रखा है, देयर इज अ वेरिएशन ऑफ फोर्स विद टाइम। अब क्या है बेटा, आप ध्यान से समझना, अगर मुझे देखना है इंपल्स क्या होगा, तो यहां पर इंपल्स देखते क्या होगा। तो मैंने क्या करा, एक वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन इंटरवल ऑफ टाइम ले लिया, डेल्टा, या इसे कह दिया बेटा dt, dt कह दिया। अब मुझे देखना है ये ti से लेके tf के बीच में क्या चेंज इन मोमेंटम या क्या इंपल्स रहा। तो कैसे देखूं, मैंने क्या करा, ये बहुत छोटे साइज की dt साइज की क्या ले ली, एक स्ट्रिप ले ली, इतनी छोटी कि यहां पर f का वेरिएशन नहीं है। तो इस स्ट्रिप का जो एरिया होगा, ध्यान से समझिएगा, इस स्ट्रिप का जो एरिया होगा बेटा ये कुछ होगा f इंटू डी टी।
अब अगर मुझे F इंटू डी टी देखूं तो क्या है भाई, F इज इक्वल टू क्या था, dp बाई डी टी, तो F इंटू डी टी क्या हो गया, dp, दैट इज चेंज इन मोमेंटम। तो डेफिनेटली ये क्या, जो ये एरिया ए है ये बता रही है चेंज इन मोमेंटम। तो अगर मुझे टी आई से लेके टी एफ के बीच में चेंज इन मोमेंटम देखना है तो ये टोटल जितना एरिया होगा ये बताएगा टोटल चेंज इन मोमेंटम और इंपल्स। दैट इज अ वेरी सिंपल पॉइंट हेयर। यहां पर बहुत सिंपल सी बात हमें समझ में आती है बच्चों कि द एरिया अंडर द कर्व ऑफ एफ एंड टी ग्राफ रिप्रेजेंट्स द इंपल्स और चेंज इन मोमेंटम। सिंपल, आसान है ना। तो यही बातचीत हमने जानी। क्या जाना, द एरिया अंडर द एफ एंड टी कर्व रिप्रेजेंट्स या शोज या गिव्स कर देते हैं, गिव्स द इंपल्स, गिव्स द इंपल्स। बेटा इतना बात ठीक है। अब इसका क्या था, कैसे यूज करें। हम मान सकते हैं ये जो इतना रीजन है ऐसी कई छोटी 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 स्ट्रिप्स से मिलके बना है। तो एक स्ट्रिप का जो है एरिया एफ डी टी है, तो ऐसी कई सारी स्ट्रिप्स को हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ऐड करने का मतलब क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो हम क्या करें, इसे इंटीग्रेट कर दें। इंटीग्रेट कहाँ से, टी आई से लेके टी एफ तक कर दें, तो हमें मिल जाएगा इम्पल्स। तो इम्पल्स इज नथिंग बट इट इज दी, जिस ड्यूरेशन के लिए मुझे चाहिए, मान लो टी आई से लेके टी एफ के बीच में मुझे चाहिए इम्पल्स क्या है, तो उसके लिए मैं क्या करूं, यहां से लेके यहां तक के बीच का एरिया अंडर द कर्व निकाल लूं, इम्पल्स मिल जाएगा। यहीं से एवरेज फोर्स की भी कैलकुलेशन होती है। एवरेज फोर्स क्या होता है, एफ एवरेज इज इक्वल टू होता है, सिंपल, एफ एवरेज बच्चे बराबर होता है टोटल चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, जितने टाइम में ये मोमेंटम में चेंज हुआ। अगर मुझे इंपल्स पता है और मुझे पता है कि ये इंपल्स कितनी देर में आया है, तो मैं निकाल सकता हूं कि कितना एवरेज फोर्स रहा। इंपल्सिव फोर्स के डिस्कशन में इसका काम या इसका इस्तेमाल हम करेंगे बच्चों। अभी के लिए इतना ही समझते हैं और इस पे कुछ थ्योरी के पॉइंट्स देखते हैं जो नोट्स के लिए जरूरी हैं। So we can integrate this expression to find the change in momentum of a particle when the, which expression, this expression, ठीक है, find the change in momentum of a particle when force acts over some time interval. If the momentum of the particle changes pi at time ti to pf vector, that is the simple initial to final, then equation gives this. Now come to the next point. From its definition we see that impulse is a vector quantity, बता चुका हूं मैं आपको, having a magnitude equal to the area under the force and time curve। सही बात है, यही अभी समझाए, नोट करना है। इट इज assumed the force varies with time। देखो वेरी कर रहा है बेटा, ये बिल्कुल कर रहा है। in general manner shown in figure and is non-zero in the time interval ti to tf। yes, आगे की बात पढ़ते हैं, समझते हैं। the time interval delta t is tf minus ti। the direction of impulse vector is the same in the direction of change in momentum। अभी समझे हम। impulse has the dimension of momentum, that is mlt minus 1। impulse is not a property of particle, important point, impulse is not a property of particle, rather it is a measure of degree to which external force changes the particle's momentum। ये पार्टिकल की प्रॉपर्टी नहीं है, जैसे इनर्शिया किसी पार्टिकल की प्रॉपर्टी है, ऐसे इंपल्स किसी पार्टिकल की प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये बताता है कि किसी एक्सटर्नल फोर्स ने किसी पार्टिकल का कितना मोमेंटम में चेंज किया। तो बच्चों सारी चीजें एक एक करके नोट कर लो आप लोग, और फिर जब तक मैं क्लीन कर देता हूं, मैं पहली स्लाइड से फिर से दिखा देता हूं कि कहां से स्टार्टिंग है सारी चीजों की। सो फ्रॉम हेयर जस्ट टेक अ पॉज एंड यहां पर नोट कर लीजिए सारी चीजें, मैं इसे क्लीन करता हूं, आगे की बातचीत करते हैं। आइए बच्चों एक क्वेश्चन देखते हैं, इंपल्स के ऊपर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो इन अ पर्टिकुलर क्रैश टेस्ट क्या होता है कि किसी कार का क्रैश टेस्ट किया जाता है, ठीक है। अ कार ऑफ 1500 kg, मास कितना दिया है 1500 kg, ठीक।
कोलाइड्स विद अ वॉल एज शोन इन फिगर मिस हो गई है, चलिए कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। द इनिशियल एंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार, तो v इनिशियल देखिए कितनी है, v इनिशियल दे रखी है वेक्टर फॉर्मेट में माइनस का 15 आई कैप, v फाइनल दे रखा है वेक्टर फॉर्मेट में कितना है फाइनल, दैट इज 5 आई कैप। सो एंड द इफ द कोलिजन लास्ट, यानी कि जो कार और दीवार के बीच में टक्कर हुई, उस टक्कर में कार दीवार से 0.150 सेकेंड तक कांटेक्ट में रही, तो क्या पूछा है, फाइंड द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन द कार। चलिए स्लाइड को हटा देता हूं मैं। देखिए ये कार थी, एक कार आई ऐसे करके, और ये कार बच्चों टकरा गई, किससे टकरा गई, ये कार इस दीवार से टकरा गई, ठीक। अब ये टकराई तो टकराने के लिए कुछ कांटेक्ट में कुछ देर के लिए रही होगी, वो टाइम ऑफ कांटेक्ट 0.50 पूछ दिया है, पूछा है इसने कि बताइए कि आपका क्या एवरेज फोर्स रहा। तो ध्यान से देखो बेटा कि यहां पर जो टाइम ऑफ कांटेक्ट कैसा है, वेरी स्मॉल, और जब ये कांटेक्ट में आई तो चेंज सिग्निफिकेंट है मोमेंटम में, साथ ही साथ दीवार ने कम फोर्स लगाया होगा, बहुत ज्यादा फोर्स लगाया, डेफिनेटली बहुत ज्यादा फोर्स लगाया होगा, बहुत ज्यादा, चेक कर लेंगे अभी एवरेज फोर्स की क्या वैल्यू है, तो बहुत ज्यादा फोर्स लगाया होगा, वी कैन से कि दीवार ने इस कार के ऊपर इंपल्सिव फोर्स लगाया होगा। अब देखो वो एवरेज वैल्यू क्या रही होगी, इंपल्सिव फोर्स वो फोर्सेस होते हैं जो बहुत कम देर के लिए आते हैं लेकिन मैग्नीट्यूड उनका बहुत ज्यादा होता है, तो ऐसे फोर्सेस को इंपल्सिव फोर्स कहते हैं। तो बेटा देखो इंपल्सिव फोर्स, सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा भाई एफ एवरेज बराबर, मैंने आप लोगों को बताया है एफ एवरेज बराबर क्या होता है, डेल्टा पी, मैग्नीट्यूड वाइज लिखते हैं डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। तो सबसे पहले डेल्टा पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड देखना जरूरी, तो वो होता है पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। तो पी फाइनल और पी इनिशियल डिफाइन करते हैं। पी फाइनल, फाइनल देखो फाइनल वेलोसिटी दैट इज 5 आई कैप, और मास है भाई, मोमेंटम बराबर क्या होता है एम इंटू वी, तो यही लिख रहा हूं मैं। तो फाइनल मोमेंटम देख रहे हैं बेटा हम, तो दैट इज मास दैट इज 1500 एंड फाइनल वेलोसिटी इज 5 आई कैप and it is 7500 I cap and it is 0.75 into 10 raised to the power 4 I cap, that is the final momentum vector। initial momentum क्या होगा, initial momentum होगा 1500 into माइनस का 15 I cap, that is 22500 I cap and I can write it ओके 2.25 इंटू 10 रेज टू दी पावर, माइनस का साइन नहीं ड्रॉप करना, 4 आई कैप, दैट इज पी इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बॉडी। तो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल बराबर होता है आपका डेल्टा पी। तो डेल्टा पी वेक्टर या मैं कहूं इंपल्स वेक्टर इज इक्वल टू पी फाइनल कितना है, पी फाइनल है 0.75 इंटू 10 रेज टू दी पावर 4 माइनस, और पी इनिशियल कितना है 2.25 इंटू 10 रेज टू दी पावर 4 आई कैप, और साथ में यहाँ पर भी माइनस है, आई कैप को भी अंदर कर लिया और यहाँ पर भी आई कैप है बेटा। तो आपका जो इम्पल्स आया, इम्पल्स कितना आया, इम्पल्स आया आपका बेटा देखो ये हो जाएगा प्लस, तो 0.75 प्लस 2.25 इंटू 10 रेज टू दी पावर 4 जे कैप, माफ कीजिएगा जे नहीं आई कैप, तो ये हो गया आपका 3.0010 रेज टू दी पावर 4 आई कैप। एवरेज फोर्स देखना है, तो एवरेज फोर्स को अगर देखना है तो एफ वेक्टर इज इक्वल टू डेल्टा पी वेक्टर बाई डेल्टा टी, और वी कैन राइट इट लाइक जे वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। तो जे वेक्टर आया 3 इंटू 10 रेज टू दी पावर 4 और डेल्टा टी 0.150, तो इससे हमें पता चलता है कितना आएगा भाई, ये ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 3000, और ये गया तो ये आ गया 20, तो आ गया आपका 2 इंटू 10 रेज टू दी पावर 5 आई कैप इज दी एफ एवरेज वैल्यू है,
उस इम्पल्सिव फोर्स की एवरेज वैल्यू है बच्चों, जो कि बहुत बड़ी है। फोर्स बहुत कम देर के लिए आया लेकिन वैल्यू बहुत बड़ी है, तो ये इम्पल्सिव फोर्स है। ठीक है, इसे फटाक से नोट कर लीजिए आप लोग। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A body of mass 1 kg falls from a height h is equal to 20 मीटर। तो इधर लिखता हूँ h is equal to 20 मीटर, साथ ही साथ इंफॉर्मेशन है मास is equal to 1 kg। ओके, और क्या कह रहा है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल चेंज इन मोमेंटम बिफोर इट स्ट्राइक्स, यानी कि मुझे डेल्टा पी वेक्टर बोले तो इम्पल्स जानना है। ठीक है, बिफोर स्ट्राइक द ग्राउंड। ओके, व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग एवरेज फोर्स एक्सपीरियंस बाय इट। बहुत सिंपल चीज़ है, बहुत सिंपल चीज़ है बेटा, आओ समझते हैं। इसे रिमूव कर दिया। देखो, अगर तुम ध्यान से देखो तो ये एक हाइट से बॉडी को रिलीज किया गया, एच हाइट से रिलीज किया गया। ये कह रहा है जस्ट बिफोर, टकराने से पहले की बात कर रहा है ये, टकराने से जस्ट बिफोर, पहले इस स्टेज से, इनिशियल से फाइनल के बीच में कितना मोमेंटम में चेंज आया, हमें ये निकालना है कितना मोमेंटम में चेंज आया। तो कैसे निकालें, देखो इस पे एवरेज फोर्स क्या लग रहा है, अगर हम ध्यान दें तो इस पे लगने वाला एवरेज फोर्स क्या है, ग्रेविटी है। तो सेकंड ऑप्शन जो इसने पूछा, व्हाट इज द एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन इट, दैट इज द ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बॉडी इज ग्रेविटी, सिंपल, इट इज mg and which is acting towards the center of the earth. now नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं बेटा हम लोग, चेंज इन मोमेंटम कितना आया, चेंज इन मोमेंटम यानी कि इंपल्स क्या है। तो भाई आप एफ एवरेज जानते हो क्या होता है, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। तो डेल्टा पी यानी कि जे इज इक्वल टू आ गया एफ एवरेज एन टी, और ये चेंज कितने टाइम में हुआ, जितने टाइम में इसने ये एच डिस्प्लेसमेंट लिया। और वो कितना टाइम होता है, सभी लोगों ने काइनेमेटिक्स में पढ़ा था, ये टी इज इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ 2h बाई जी। तो डेल्टा पी दैट इज चेंज इन मोमेंटम आ गया आपका एफ एवरेज, और एफ एवरेज है एम जी, एंड टाइम इज स्क्वायर रूट ऑफ 2h बाई जी, and it is equal to m into square root of 2gh. So that is the change in momentum, or we can say impulse of that force. ठीक है, तो impulse है ये इस फोर्स का। तो आप लोगों को शायद क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों कुछ और प्रॉब्लम्स करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। कहीं कोई डाउट है बताना, आगे कुछ और प्रॉब्लम्स करेंगे रिलेटेड टू इम्पल्स एंड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पे। ठीक है, अभी के लिए इतने रखते हैं, चलता हूँ मैं, जय हिंद।